हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था के बारे में बता देना चाहता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि स्टेट सिविल सर्विस हो या एमपीपीएससी हो या यूपीएससी हो, इसमें इंडियन इकोनॉमी से सवाल बहुत तादाद में आते हैं। जब हम स्टेट सिविल सर्विसेज के बारे में बात करेंगे तो उसमें जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमी है, उसके बारे में आपको संबंधित स्टेट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ वो हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में ये हमारा वीडियो है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे। अगर आपको कोई त्रुटि समझ में आती है तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। जैसा कि आपने अभी प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन 4 तारीख को जो हुआ था उसमें आपने देखा, जब हमने उसका एनालिसिस किया तो 20 क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे। इसके अलावा जब आप मेंस एग्जामिनेशन देंगे तो उसमें भी आपको लगभग 150 नंबर के 125 से लेकर 150 नंबर के क्वेश्चंस आपको इंडियन इकोनॉमी से पूछे जाएंगे। तो जब टॉपिक वाइज आप पढ़ेंगे तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा उसको आप हल करने की स्थिति में होंगे। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो ये है कि मैं आज आपको ऑनलाइन बता रहा हूँ, इसके बाद में मैं इसको YouTube पर अपलोड करूँगा और इस टॉपिक से संबंधित करीब 15 क्वेश्चन, 10 या 15 क्वेश्चन मैं आपको उसके लास्ट में दूंगा, जिसमें कि आपको उन प्रश्नों को जवाब, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, उसको आपको जवाब देना होगा। उससे मुझे पता चलेगा कि आपने इस टॉपिक को कितना समझा, आपने इस टॉपिक को कितना समझा है, इसके बारे में मुझे अंदाजा होता रहेगा और उस हिसाब से मैं आपको पुनः उसका मूल्यांकन करूंगा। तो मैं समझता हूं कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मैं अभी जो आपको जूम पर क्लास ले रहा हूं, आपको मालूम है कि 40 मिनट तक इसमें चलता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है, तो फिर दोबारा से हम आपको लिंक देंगे। 40 मिनट पढ़ाने के बाद में फिर 20 मिनट मैं पढ़ाऊंगा, तो 60 मिनट हुआ और उसके बाद 20 मिनट का समय जो होगा वो क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, जिसमें कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जो हमारा पढ़ाने का तरीका ये होगा कि एक दिन हिस्ट्री, दूसरे दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या इंडियन पॉलिटी, तीसरे दिन इंडियन इकोनॉमी और चौथे दिन इथिक्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि नीति शास्त्र से का भी एक पेपर है मेंस में, और इसके अलावा मेरे पेपर के अलावा, मेरे क्लास के अलावा हमारे दूसरे टीचर, एक साइंस के टीचर हैं जो जनरल साइंस के बारे में आपको पढ़ाएंगे, और उसके बाद एक तीसरे टीचर आपको जनरल मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग के बारे में क्लास लेंगे। तो इस तरह से हमारा 3 क्लास होगा और हम डेली सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक आपसे ऑनलाइन से जुड़े रहेंगे। जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसको हम YouTube पर डालेंगे, आपके कमेंट्स मांगेंगे, आपको प्रश्न देंगे, उसका जवाब आपको लिख के भेजना है। आप उसमें कमेंट्स लिखिए और जो भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको हमसे ज़रूर शेयर करिए। तो आप चलते हैं, बढ़ते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में, कि सबसे पहले जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका स्पेशल फीचर क्या है। अभी जो हम बोल रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्स करके बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे विद्यार्थी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और कुछ विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। तो मुझे परेशानी तो हो रही है, लेकिन मैं अधिकांश विद्यार्थियों के हित को देखते हुए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिक्स करके आपको पढ़ा रहा हूं। तो चलते हैं कि भारत के आर्थिक
व्यवस्था जो इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी स्पेशल फीचर क्या है, उसकी विशेषता क्या है? तो इसका विशेषता है विकासशील। इंडियन इकोनॉमी इज ए डेवलपिंग इकोनॉमी। और डेवलपिंग विकासशील आर्थिक व्यवस्था क्यों है, इसके बारे में वर्ल्ड बैंक ने स्पष्ट रूप से व्याख्या किया हुआ है कि जिस देश का उन्होंने 2012 में इसका कैलकुलेशन करके बताया है कि जिस देश के जीडीपी पर कैपिटा इनकम वार्षिक माने एक साल में $936 से, अमेरिकन डॉलर या याद रखिए $936 से अगर कम है तो उसको लो इनकम कंट्रीज के ग्रुप में रखा गया है, माना उसको सबसे निचले पावदान पर रखा गया है। लेकिन अगर 936 से लेकर के $3,707 अगर किसी देश के पर कैपिटा इनकम है तो उसको मिडिल सेगमेंट में रखा गया है। और $3,707 से लेकर के $11,556 या $555 अगर जीडीपी पर कैपिटा इनकम किसी देश की है तो उसको अपर सेगमेंट में रखा गया है। तो कहने वाली बात यह है, समझने वाली बात है कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 2012 का जो उनका रिपोर्ट है उसके हिसाब से $11,555 या $56 अगर किसी देश का पर कैपिटा जीडीपी है, पर कैपिटा आमदनी है वहाँ के नागरिकों की, तो उसको डेवलपिंग कंट्री उन्होंने माना। 11,556 के डॉलर के, अमेरिकन डॉलर के बाद जो ऊपरी आमदनी वाले देश हैं, पर कैपिटा वाले देश हैं, तो उसे विकसित देश की श्रेणी में रखा गया है। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पर कैपिटा इनकम है वो है स्विट्जरलैंड का, $90,000 के लगभग, और अमेरिका का है $55,200। लेकिन अगर आप पीपीपी, अब इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी जो होता है वो क्या होता है कि जब एक देश का जो सामान है उसकी उस देश में क्या मूल्य है, मान लीजिए हिंदुस्तान में आलू प्याज के मूल्य कितने हैं, मान लीजिए 5 रुपये किलो प्याज है, और अमेरिका में उसी का दाम जो है वो $0.50 है, $0.50 प्रति किलो आलू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब हिंदुस्तान का जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो 5 रुपया जो है वो हिंदुस्तान का जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो अमेरिका के $0.50 के बराबर है। तो दिस मीन्स आधे डॉलर के बराबर है। तो मतलब कहने के लिए, हालांकि एक्सचेंज रेट में तो अभी आप देखेंगे कि 76 रुपया के लगभग में है एक अमेरिकन डॉलर, लेकिन जब परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से लाएंगे तो क्या होगा कि 1 किलो आलू का दाम हिंदुस्तान में 5 रुपया है और वही दाम अमेरिका में $0.50 है, मतलब 35 रुपया है। तो इसका मतलब हुआ कि हिंदुस्तान के जो रुपये की ताकत है वो 35 रुपये के, मैंने 5 7 35 मैंने 7 गुना ज़्यादा है। तो अगर 7 गुना ज़्यादा है तो इसी से परचेजिंग पावर पैरिटी निर्धारित होता है। और इस हिसाब से हिंदुस्तान का जो परचेजिंग पावर पैरिटी है उसके हिसाब से पर कैपिटा जीडीपी कितना है, 5,640, जबकि चाइना का है 13,130 और अमेरिका का है 55,860। तो इस तरह से विकसित और विकासशील देश की व्याख्या की गई है और दोनों में अंतर स्पष्ट किया गया है। तो आइए चलते हैं दोस्तों कि हमारा हिंदुस्तान जो है जिसमें कि पर कैपिटा इनकम 1570 रुपया है, $1570 है, और परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान का पर कैपिटा जीडीपी कितना है,
$5,640, जबकि चाइना का है $13,130 पर व्यक्ति की आमदनी। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि हिंदुस्तान एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। अब विकासशील अर्थव्यवस्था के क्या क्या विशेषता होते हैं उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि लो पर कैपिटा इनकम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि निम्न पर कैपिटा पर प्रति व्यक्ति की जो आय है वो हिंदुस्तान की निम्न है। अब पर कैपिटा इनकम कैसे बनाया जाता है कि जो हिंदुस्तान का टोटल जो जीडीपी है उसमें से हिंदुस्तान के टोटल पॉपुलेशन को अगर आप भाग दे देंगे तो पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। हालांकि ये कंप्लीट इंडिकेटर नहीं है, आर्थिक विकास का इंडिकेटर नहीं है कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास में बहुत ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होगा, लेकिन फिर भी वर्ल्ड बैंक का ये एक पैमाना है कि लो पर कैपिटा इनकम जो है हिंदुस्तान का मतलब निम्न प्रति व्यक्ति आय हिंदुस्तान व्यवस्था की सबसे पहली विशेषता है और इसी कारण से हिंदुस्तान विकासशील देश की श्रेणी में है। दूसरा पॉइंट क्या है? ऑक्यूपेशनल पैटर्न। जो हमारे हिंदुस्तान के जो आर्थिक संरचना है उसमें जो व्यवसाय का जो सिस्टम है वो क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज़, कृषि और उनकी सहायक गतिविधियां। अब कृषि तो सब लोग जानते हैं कि कृषि क्या होता है, सहायक गतिविधियां क्या है? तो एलिड एक्टिविटीज़ मतलब जैसे एनिमल हस्बेंड्री हुआ, डेयरी पालन हुआ, एनिमल हस्बेंड्री को बोलते हैं पशुपालन, फॉरेस्ट्री हुआ माना जंगल लगाना, फॉरेस्ट्री, और एग्रो इंडस्ट्रीज और हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, पोल्ट्री फार्म, ये सारे एक्टिविटीज़ वो प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जो लैंड से कनेक्टेड है, जो ज़मीन से, यदि आप खेती करेंगे तो आपको ज़मीन को खोदना पड़ेगा, जोतना पड़ेगा। अगर आप हॉर्टिकल्चर करेंगे तो वहाँ भी ज़मीन की आवश्यकता है। तो दोज एक्टिविटीज व्हिच आर कनेक्टेड विथ लैंड उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। इस सेक्टर के बारे में अभी आजकल 5 सेक्टर में अर्थशास्त्रियों ने पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बांटा है और इसके बारे में हम अलग से आपको क्लास लेंगे। अभी के लिए आप 3 सेक्टर मानिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर में इंडस्ट्री आता है, उद्योग धंधे, जैसे आप फैक्ट्री लगाते हैं, कंपनी का निर्माण करते हैं और वो कंपनी इंडस्ट्री चलाती है। और तीसरा सेक्टर होता है टर्सरी सेक्टर, मतलब तृतीयक सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में आते हैं ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट जॉब, ये सारे, टूरिज्म, ये सारे फैक्टर जो क्षेत्र हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के, ये टर्सरी सेक्टर में आते हैं। तो जैसे कि इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जो व्यावसायिक संरचना। अब इस व्यावसायिक संरचना के में अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में जो 2014-15 का जो हमारे पास डाटा है उसके हिसाब से 47% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं और उसके एलिड एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। मतलब हिंदुस्तान के 47% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में लगा हुआ है। ये तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर आप विश्व के अन्य विकसित देशों से तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लोगों का जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर आप अमेरिका का माने यूएसए का अगर आप यदि आप उनके ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ 1.6% लोग, जो उनका 2013-2014 का आंकड़ा है उसके हिसाब से 1.6% लोग कृषि
या उसकी सहायक गतिविधियों पर आश्रित हैं। लेकिन हिंदुस्तान में कितना है? 47%। इवन चाइना में 35% लोग कृषि और एलिड एक्टिविटीज पर आश्रित हैं। ये जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है उसमें जरूर कमी आई कि जब आज़ाद हमारा देश हुआ था तो लगभग 80% लोग कृषि पर आधारित हो गए थे। अब धीरे धीरे उनका अनुपात घटता गया और प्राइमरी सेक्टर पर से बोझ, लेकिन फिर भी आज की तारीख में प्राइमरी सेक्टर पर, जिसको कृषि एंड एग्रीकल्चर और एलिड एक्टिविटीज कहते हैं, उस पर जो निर्भरता है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप विकसित देशों के पैमाने से अगर उसको तुलना करेंगे तो ब्रिटेन में मात्र 2% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं। तो और इसमें जो जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो अगर 2013-14 के आंकड़े आप लेंगे तो उसके हिसाब से एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 17%। लेकिन अगर आप चाइना का लेंगे तो है मात्र 9.5%, और अगर आप अमेरिका का लेंगे तो वो है 1%। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर पर जो निर्भरता है वो बहुत ज़्यादा है, और अभी भी एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में दूसरे देशों के जो विकसित देश हैं उसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। हालांकि यह अच्छी बात है कि धीरे धीरे ये परसेंटेज घटता जा रहा है, और 2019 के आंकड़े ये बताते हैं कि 13% लोग, मतलब जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 13.2% हो गया है। ये अच्छी शुरुआत है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं कि तीसरा फैक्टर क्या है, हैवी पॉपुलेशन प्रेशर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे विश्व के जितने भूभाग हैं उसमें हिंदुस्तान का भूभाग मात्र 2.6% है। लेकिन यहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, अगर आप 2001 के जनगणना के हिसाब से देखेंगे तो वो होता है 373, जबकि चाइना का कितना है 141, अमेरिका का कितना है 33, और कनाडा का कितना है 4, और ऑस्ट्रेलिया का कितना है 2। तो प्रति वर्ग किलोमीटर जो व्यक्ति उस क्षेत्र में रहते हैं उसको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में कहता है घनत्व, आबादी का घनत्व। तो हमारे देश में जनसंख्या का हैवी पॉपुलेशन होने के कारण से जो रोजमर्रा के जो जीवन है, जैसे कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको अच्छे मकान चाहिए, पढ़ने लिखने की सुविधा चाहिए, इन सब क्रियाकलापों में बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। तो इस कारण से हैवी पॉपुलेशन होने के कारण से देश में जो जिस तरह से लोगों का ह्यूमन कैपिटल का विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। हालांकि सरकार अथक प्रयास कर रही है। तो दोस्तों इसके बाद हम आते हैं कि प्रिविलेंस ऑफ क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी की समस्या। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान में जो आबादी है वो 1.5% के दर से अभी भी बढ़ रही है, और अगर इसको विभिन्न कम्युनिटीज़ में अगर आप बाइफरकेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जैसे मुस्लिम में वहाँ पर सबसे ज़्यादा वृद्धि दर है, पॉपुलेशन में वृद्धि दर है। हिंदुओं में थोड़ा कम हुआ है, पारसी में बहुत कम है, बहुत कम वृद्धि दर है। तो हिंदुस्तान जो अलग अलग बहुभाषी देश है और बहुधर्मी देश है, तो यहाँ पर विभिन्न जो रिलीजियस कम्युनिटी हैं, जो धार्मिक समुदाय हैं, उनके जो अपने सोशल सामाजिक जो व्यवस्था है, सामाजिक जो मान्यता है, जिसको सोशल इथॉस बोलते हैं, उसके हिसाब से भी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट प्रभावित होता है। हालांकि हिंदुस्तान में फैमिली प्लानिंग की योजना बहुत ज़बरदस्त चलाई गई पिछले 40 साल 50 साल में,
और उसका रिजल्ट आने भी लगा। लेकिन अभी भी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या है? अगर आप 1911 और 1921 से बीच के पीरियड को क्या बोलते हैं? ग्रेट डिवाइडर। 1921 का जो जनसंख्या हुआ था उसमें उसको क्या बोलते हैं? ग्रेट डिवाइडर। मतलब मृत्यु दर और जन्म दर दोनों समान था। मतलब 49 प्रति 1000 यह जन्म दर था और 49 प्रति 1000 मृत्यु दर था। तो अब उसमें क्या कमी आया? जन्म दर में कमी आई है और वो घट करके अगर 2014-15 का जो डाटा है उसके हिसाब से 22 प्रति 1000 हो गया है जन्म दर। लेकिन मृत्यु दर का क्या हिसाब हुआ है? मृत्यु दर में ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ, बहुत तेजी से कमी हुआ है। और वो कमी कितना है? लगभग 7.4 प्रति 1000। तो आप जो ये जन्म दर और मृत्यु दर में जो डिफरेंसेस देख रहे हैं, इसी के कारण से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो इसको कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता है। और खास करके उन रिलीजियस कम्युनिटीज़ में, धार्मिक समुदाय में जहाँ पर कि जन्म दर बहुत ज़्यादा है, उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस अनुपात में देश की आबादी बढ़ रही है, ऐसे इतने सारे लोगों के लिए सब प्रकार की व्यवस्था करना, मकान की व्यवस्था करना, शिक्षा, रोजगार, हेल्थ सुविधा देना हिंदुस्तान जैसे गरीब राष्ट्र के लिए संभव नहीं है और किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। तो इसीलिए रोजगार, जो बेरोजगारी की समस्या है वो बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में है, अभी भी है। और इसीलिए सरकार ने, अभी आपने देखा होगा, जो कोरोना का जो संकट आया हुआ है देश में और बहुत सारे गरीब मजदूर शहरों से पलायन करके अपने अपने घरों में गए हैं, तो वो भूखे नहीं मरे, इसलिए सरकार ने मनरेगा कार्यक्रम में, जिसमें कि सरकार ने 39,000 करोड़ रुपया की व्यवस्था किया हुआ है, उसको ठीक डबल कर दिया ताकि लोगों को काम मिल सके, रोजगार मिल सके। सब्सिडी की भी व्यवस्था सरकार ने किया है। चावल गेहूं का 2 रुपये किलो चावल या 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूं हिंदुस्तान के शहर, कस्बे, गांव, देहात सब जगह जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके माध्यम से सरकार द्वारा दी जा रही है। ये क्यों दी जा रही है? क्यों? कि ताकि लोग भूखमरी से मरे नहीं। क्यों? बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। और यहां पर बेरोजगार का एक और समस्या है। विकसित देश में जो बेरोजगारी की समस्या है वो साइक्लिक है। मतलब अगर किसी सामान का अगर डिमांड नहीं हुआ तो इस कारण से, मान लीजिए स्टील का उत्पादन अमेरिका करता है और एकाएक विश्व में स्टील लोग ले ही नहीं रहे हैं, मंदी आ गई, तो वहाँ का जो फैक्ट्री है, जो स्टील फैक्ट्री है, वो बंद हो जाएगा। छटनी करना पड़ेगा वहाँ के मैनेजमेंट को, क्योंकि वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह ही नहीं दे पाएगा, क्योंकि स्टील जो वो उत्पादन कर रहा है उसकी खपत हो नहीं रही है। तो ये टेम्पररी फेज होता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी की समस्या है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल है, माने संरचनात्मक है। और इसका एक परिणाम यह है कि आप देखेंगे कि जहाँ पर इसके बहुत 2-3 वेरिएंट हैं। ये छुपी हुई रोजगारी भी है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। जैसे आप किसी गांव देहात में चले जाएं, जहाँ पर कि 2 आदमी की जरूरत है, मजदूर की जरूरत है, वहाँ पर 5 आदमी काम कर रहे हैं। घर के 8 सदस्य हैं, 4 एकड़ जमीन है, मुश्किल से 2 आदमी की जरूरत है खेती रोजगारी करने के लिए, लेकिन लगे हुए हैं कितने लोग? 8 लोग, क्योंकि उनके पास में कोई गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। वो जाएं तो कहाँ जाएं? तो वो इसी खेती में काम कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे प्रोडक्टिविटी भी कम होती जा रही है। इसके बारे में हम अभी बताएंगे आपको। हिंदुस्तान में ग्रीन रिवॉल्यूशन होने के बाद में, हरित क्रांति होने के बाद भी हिंदुस्तान में अगर विकसित देशों की तुलना में आप अध्ययन करेंगे तो उत्पादकता, जिसको अंग्रेजी में प्रोडक्टिविटी कहते हैं, वो बहुत कम है। तो इसका प्रभाव आप देखेंगे कि
रोजगारी छुपी हुई बेरोजगारी, अभी जो 11th प्लान ईयर में जो 11वीं पंचवर्षीय योजना था उसमें जो 2007 से लेकर 2012 तक चला था, उसमें जो उन्होंने कैलकुलेशन किया था और जो बैकलॉग को, जो बेरोजगारों की संख्या और उस समय की जो बेरोजगारी की संख्या, दोनों को जब मिला दिया गया था तो लगभग 85 मिलियन, मतलब 8.5 करोड़ लोग बेरोजगार थे। अब आजकल आप जानते हैं कि कोरोना के कारण जब आदमी को काम नहीं मिल रहा है, गांव का ये संकट काल है, लाखों लोग आज हिंदुस्तान में भटक रहे हैं काम के तलाश में। हालांकि सरकार ने बहुत सारी योजना चलाई है लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या हिंदुस्तान के आज़ादी से पहले से चल रही है, जो अभी तक उसका निदान नहीं हो पा रहा है। उसका रीज़न क्या है कि जिस तरह से हमारा ग्रोथ रेट हो रहा है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ादी से लेके 1980 तक लगभग 3% 4% ग्रोथ रेट था हिंदुस्तान में। जो ग्रोथ वृद्धि दर है वो जो पिकअप हुआ वो 1991 के बाद में हुआ और तब हमारा ग्रोथ रेट 6% और उसके बाद 2001 से लेकर 2012 तक करीब 8% ग्रोथ रेट देश में शुरू हो गया और ऐसा लगा कि हिंदुस्तान तेजी से विकास के पथ पर चल रहा है। अभी भी चल रहा था लेकिन कोरोना के संकट के कारण देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो नौजवान लोगों। जैसे कि आप जानते हैं कि 2001 का जो जनसंख्या जो सेंसस है उसके हिसाब से हिंदुस्तान में 1 से लेके 15 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनका भाग कितना है? 33%, 33% पीपल। और ये क्या है? ये डिपेंडेंट है ऑन देयर पेरेंट्स, क्योंकि वो अभी रोजगार करने की स्थिति में नहीं है। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो इंडिकेटर्स हैं उसमें विकसित देशों की तुलना में हमारे देश में बहुत ज़्यादा वेल्थ या धन के मामले में बहुत ज़्यादा असमानता है। एक कैलकुलेशन के हिसाब से हिंदुस्तान में जो निचले तबके के जो 51% लोग हैं उनके पास में मात्र और मात्र 10% एसेट है। तो ये जो खाई है, जो इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ है, और अर्बन एरिया में तो और ज़्यादा है, जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें और ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर के 19% जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनके पास में 65% से ज़्यादा एसेट है, माने संपत्ति है। हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत में आपने पढ़ा होगा, हमने वीडियो भी बनाया है, उसमें आपने देखा होगा कि संविधान सरकार को हिदायत देती है आर्टिकल 39 बी और सी में कि वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन का एक जगह संग्रहण होने से रोकने की बात करता है कि किसी प्रकार से धन का संग्रह एक जगह नहीं हो, अर्थात धन का, रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आम जनता में हो। लेकिन सरकार ने बहुत सारे कार्रवाई किया, जैसे जमींदारी उन्मूलन का कार्रवाई किया जिसमें गरीब खेतिहर मजदूरों को, उनको जमींदारों से ज़मीन लेकर के उनको उनके बीच में बांटा गया, उनको रोजगार की व्यवस्था भी की गई, उनको पक्के मकान बना करके सरकार दे रही है, ये भी योजना चल रही है। लेकिन फिर भी जो असमानता है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत व्यापक है। इसको रोकने की आवश्यकता है और इसमें प्रत्येक सरकार फेल हो रही है। इवन जमींदारी उन्मूलन में बहुत सारे जमींदारों ने बेनामी जमीनों को, अपने पास के जमीनों को बेनामी करा करके अपने रिश्तेदारों के नाम पर चढ़ा करके बहुत सारे जमीन अभी भी अपने पास में रखा हुआ है। तो आप गांव देहात में अगर जाएंगे तो किसी के पास में 200 एकड़, 300 एकड़, 250 एकड़ जमीन मिल जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि सीलिंग एक्ट लगा हुआ है और जो इरिगेटेड लैंड है वो ज़्यादा ज़्यादा एक आदमी या एक परिवार 18 एकड़ ज़्यादा नहीं रख सकता है।
अगर नॉन इरिगेटेड लैंड है तो 25 एकड़ ज़्यादा नहीं रख सकता है एक परिवार, 5 लोगों का परिवार। लेकिन हो क्या रहा है, उसके पास 200 एकड़ जमीन। वो इसीलिए है क्योंकि उसने अपने रिश्तेदारों के, नातेदारों के नाम से बेनामी जमीन करा करके, जब जमींदारी उन्मूलन का एक्ट शुरू हुआ, लागू होने लगा, उसके पहले उन्होंने सब हिसाब किताब कर लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे लैंड अभी भी जमींदारों के पास में, जो पूर्ववर्ती जमींदार थे उनके पास में बेनामी लैंड के रूप में मौजूद है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। एक और पॉइंट है पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल से मतलब क्या होता है? 2 प्रकार के कैपिटल होते हैं। पूंजी क्या होती है? 2 प्रकार के पूंजी होते हैं। एक कैपिटल गुड्स जिसको बोलते हैं, या कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, कैपिटल मनी में उसको आप आंक सकते हैं। लेकिन दूसरा क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल। मनुष्य की गुणवत्ता बढ़ाने जो पूंजी लगाई जाती है मनुष्य की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उसको ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। जैसे आपने एडल्ट लिटरेसी मतलब वयस्क शिक्षा में पैसा लगाया, लोगों को शिक्षित किया, आपने बच्चों के इनरोलमेंट बढ़ाए, और आपने जो शिक्षा का दर है, माने लिटरेसी की दर है, वो 50% से लेकर 100% पर ले गए, ताकि आपके जो लोग हैं वो सुशिक्षित हैं, सुसंस्कृत हैं, और आने वाले दिनों में वो एक बहुत बड़े प्रोडक्टिव एसेट्स हैं। तो ह्यूमन कैपिटल का जहाँ तक सवाल है, तो आप देखेंगे कि अभी भी हमारे यहाँ 70% से ज़्यादा लोग शिक्षित नहीं हो पाए हैं, इतने प्रयास करने के बावजूद भी। वयस्क शिक्षा पर सरकार ने इतना पैसा खर्चा किया, फिर भी जो आंकड़े हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसके हिसाब से हिंदुस्तान में लिटरेसी एजुकेशन कितना 65, और चाइना में 73, यूएसए में 78.7%, और एडल्ट लिटरेसी में 62.8, इंडिया में 94.3, चाइना में, और 99% यूएसए में। और जीडीपी पर कैपिटा 3,203 रुपया, $3,203, इंडिया में 7,418 डॉलर, चाइना में, और 42,486 यूएसए में। और ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट में हिंदुस्तान का स्थान कितना है? 136, चाइना के 101, और यूएसए का 3। तो इस तरह से दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में भी हिंदुस्तान का नंबर कितना है? 136। चाइना भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था 1949 में, लेकिन उसने तीव्र गति से विकास किया। अभी उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उसका नंबर है 101। तो इस ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाना होगा। जैसे हमारे यहाँ डॉक्टरों की भारी कमी है, अभी भी गांव देहातों में अगर आप जाएंगे तो डॉक्टर आपको मिलेगा ही नहीं, एलोपैथी के डॉक्टर तो मिलेंगे ही नहीं। 10-10 गांव मिला करके भी एक एलोपैथी डॉक्टर नहीं है। जो सरकारी हॉस्पिटल है गांव देहातों में, कस्बे में, उसका हाल खस्ता हाल है। तो कहने का अर्थ है कि मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हमारा फोकस होना चाहिए, जिस तरह से विकसित देशों का फोकस है। मेडिकल एक्सपेंसेज हमारे यहाँ 2-3% ज़्यादा नहीं है, जबकि अमेरिका में 5% ऑफ द टोटल जीडीपी रहता है हर साल। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और अगला पॉइंट है प्रिविलेंस ऑफ लो लेवल टेक्नोलॉजी। हमारे देश में, हालांकि पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ पर हरित क्रांति हुई, खास करके पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी यूपी में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, इन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में चावल के उत्पादन में, और यूपी, पश्चिमी यूपी, पंजाब और हरियाणा में गेहूं के उत्पादन में, ये हरित क्रांति हमारे देश में हुआ। और एक आंकड़े के हिसाब से, जो मैंने पूर्व वीडियो में बताया था कि हिंदुस्तान में ट्रैक्टरों की संख्या चाइना से ज़्यादा है, लेकिन अगर आप आदिवासी अंचल में देखेंगे, अगर उन क्षेत्रों में देखेंगे जहां पर कि हरित क्रांति का फैलाव अभी तक नहीं हुआ है, तो वहां पर भी अभी पुराने जमाने से जो 2000 वर्ष पहले हल चलते थे, उसी पद्धति से खेती होता है। हिंदुस्तान में 70% जो किसान हैं उनके पास में जमीन कितनी है?
उनकी होल्डिंग कितनी है, 1 हेक्टेयर से कम है, और वो भी ज़मीन जो है वो अलग अलग जगह है। तो ऐसी स्थिति में ना तो वो सही ढंग से खाद की व्यवस्था कर सकते हैं, पेस्टिसाइड की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, और उनका जो एग्रीकल्चर है वो मार्जिनल कृषि है, वो सबसिस्टेंस इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है। तो ये जो कुछ जगहों पर हाई टेक्नोलॉजी का, खासकर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में, आंध्र में और तमिलनाडु में, ऐसी जगहों पर जहाँ पर इरिगेटेड लैंड थे, सिंचाई का साधन था, जहाँ पर कि हाई यील्डिंग वेराइटीज, उच्च कोटि के जो बीज उसका उपयोग किया गया, वहाँ पर तो हाई टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। लेकिन ऐसे जगहों पर, खास करके बिहार में, पूर्वी यूपी में या उड़ीसा में, झारखंड में, तो इन सब इलाकों में अभी भी लो टेक्नोलॉजी पर आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है। इसको दूर करने की जरूरत है। इसके कारण से क्या हुआ है कि जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोडक्टिविटी के मामले में, उत्पादकता के मामले में, इवन गेहूं के उत्पादन में, जिसमें कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा तरक्की हुआ, उसमें भी हम विकसित देश के तुलना में अगर आप देखेंगे तो वहाँ की उत्पादकता से हमारी उत्पादकता अभी आधे है, और दूसरे अनाजों, तिलहन, दलहन के मामले में तो हम बहुत पीछे हैं। इसके बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है और आप उसको जरूर देखिए। तो दोस्तों, इसके बाद में हम आते हैं लो लिविंग ऑफ एवरेज इंडियंस। लो लिविंग मतलब क्या होता है? जो जीवन स्तर है हिंदुस्तानियों का, वो अगर विकसित देशों के तुलना में अगर आप देखेंगे तो बहुत निम्न स्तर पर है। जैसे कि पर व्यक्ति प्रोटीन की खपत का अगर आप तुलना करें, या पर व्यक्ति कैलोरी का खपत, अगर आप उसको विकसित देशों के अनुपात में तुलना करें तो आपको पता लगेगा कि हिंदुस्तान का जो पर व्यक्ति जो कैलोरी की खपत है वो मार्जिनल लेवल पर है, क्योंकि हर व्यक्ति को, जो मनुष्य पुरुष है, उसको कम से कम 2100 कैलोरी की जरूरत होती है प्रतिदिन, और महिलाओं को कम से कम 1800 कैलोरी की जरूरत होती है। हिंदुस्तान का जो एवरेज जो प्रोटीन इंटेक है वो है लगभग 2400। लेकिन अगर विकसित देशों के प्रति व्यक्ति का प्रोटीन का खपत अगर आप देखेंगे तो वो 3500 के लगभग है, 3400 से लेकर 3800 के बीच में। इसी तरह से हम जो फिजिशियन माने डॉक्टरों की जो तादाद देखते हैं उसमें भी भारी कमी है। अगर हम विकसित देशों की तुलना, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि गांव देहात में, छोटे कस्बों में डॉक्टरों का जो प्रति 1000 व्यक्ति पर जो उपलब्धता है वो हिंदुस्तान में निम्न स्तर पर है। इवन चाइना से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो पर व्यक्ति बिजली का खपत है उसको भी अगर आप देखेंगे, अगर पर व्यक्ति टीवी, जो टेलीविज़न कहते हैं, उसको भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी हम बहुत पीछे हैं। जैसे कि हिंदुस्तान में पर व्यक्ति 69 टीवी, 69 टीवी 1000 व्यक्ति पर, और चाइना में 272, अमेरिका में 847, और डॉक्टरों की उपलब्धता प्रति 1000 पर 4 डॉक्टरों की उपलब्धता है, चाइना में 2 और अमेरिका में 2.5। तो इस कारण से लो लिविंग ऑफ एवरेज इंडियंस, माना हमारे हिंदुस्तानियों का जो जीवन स्तर है बहुत निम्न स्तर पर है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसी के कारण से हमें काम करने की क्षमता अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियंस इतना नहीं हो पाता है। आप अगर आदिवासी अंचल में चले जाएं, हालांकि वो बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन मैं जब पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर झाबुआ था, झाबुआ का जो एक पार्ट है, तो मैं क्या देखता था कि अगर किसी एक आदिवासी को अगर आप 2 घंटा खड़ा कर दीजिए, वो नहीं खड़ा हो सकता है। उसमें इतनी ताकत नहीं है, उसमें स्टेमिना नहीं बची है कि वो 2 घंटा खड़ा रह सकता है। ऐसा क्यों? लो लेवल ऑफ लिविंग। और बहुत सारी जगह में, आदिवासी की बात छोड़िए, दूसरे जगह पे चलिए, बिहार में या जो
लो या निम्न आय वाले व्यक्ति हैं, उनके परिवार, उनके पास, उनके यहाँ चले जाइए आप देखेंगे कि उनके जो काम करने की जो क्षमता है वो बहुत कम है। वो 2-4 घंटे काम करने के बाद में हाँफ जाते हैं, थकावट हो जाती है। क्योंकि जिस तरह का भोजन उन्हें मिलना चाहिए, प्रोटीनस डाइट मिलना चाहिए, कैलोरी की मात्रा 2400 से ऊपर होनी चाहिए प्रतिदिन, वो नहीं हो पाता है। बहुत सारे आप हिंदुस्तान के 50% लोगों के थाली में देखेंगे कि दाल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि दाल जो है वो प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। और आपको मालूम है कि सोशल टैबू होने के कारण से, सामाजिक बंधन होने के कारण से हिंदुस्तान की बहुत सारी जातियां, मैं यहाँ नाम नहीं ले रहा हूँ, वो मीट मटन नहीं खाती है। तो प्रोटीन का इंटेक कैसे होगा? दलहन से होगा, और आप दलहन खा ही नहीं रहे हैं। और हिंदुस्तान में दलहन का उत्पादकता बढ़ा ही नहीं। गेहूं में उत्पादकता बढ़ा, गेहूं का उपज भी बहुत ज़्यादा हुआ हरित क्रांति के आने के बाद में, लेकिन दलहन में और तिलहन में हम अभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाए। हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। हमारी जो उत्पादकता है वो चाइना से लगभग आधी है दलहन के मामले में। हमारे पूर्व के वीडियो में आप देखें तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि सामाजिक और आर्थिक जो इंडिकेटर्स हैं, जिसके बारे में अभी हम आपको व्याख्या कर चुके हैं कि पर व्यक्ति की बिजली खपत, पर व्यक्ति टेलीविज़न, या डॉक्टरों की 1000 व्यक्तियों पर डॉक्टरों की उपलब्धता, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। और ये सब पॉइंट्स करते हैं कि हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील है, मतलब अंडर डेवलप्ड है, अविकसित है, लेकिन विकास के पथ पर बढ़ रहा है। और इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये एक सुखद अनुभूति है, जो हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में जो सेविंग है और जो कैपिटल फॉर्मेशन, जो पूंजी निर्माण, जिसको विनिर्माण कहते हैं, उसका दर अब बढ़ते जा रहा है। और 14-15 के आंकड़े बताते हैं कि 29% हमारा सेविंग था, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और जबकि चाइना से फिर भी हम पीछे हैं। जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के मामले में हम यूएसए से आगे हो गए हैं। जो हमारा आंकड़ा है 2014-15 का, उसके हिसाब से यूएसए में जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का जो दर है वो 1900 में 18% था, और 2014 में वो बढ़ के हो गया 19.3, जबकि हमारे हिंदुस्तान में वो 24% था, जो बढ़कर के हो गया 31%। और जो हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है वो 1990 में 23% था, वो बढ़कर के हो गया 29%। और अमेरिका में जो 1990 में 16% था, वो बढ़ के हो गया 16.3%, मतलब उनमें कोई वृद्धि नहीं हुई। लेकिन देखने वाली बात है कि चाइना में 38% था ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग 1990 में, और वो बढ़ के हो गया 50%। तो अगर हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग बढ़ेगा तो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ेगा, और जब ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा तो हमारे पास में पूंजी होगी, और उस पूंजी को हम इन्वेस्टमेंट करने की, उसको इन्वेस्ट करने की स्थिति में होंगे, हम पूंजी लगाने की स्थिति में होंगे, वाणिज्य में, व्यवसाय में, व्यापार में। एक लो इनकम कंट्री की विशेषता क्या होती है कि वहां पर लो कैपिटल फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास में सेविंग नहीं होता। तो अगर हमारे देश में ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ रहा है, और इस पैसे का इन्वेस्टमेंट हम बड़े बड़े उद्योगों में कर सकते हैं और कृषि में कर सकते हैं। तो इससे हमारे देश का उत्तरोत्तर विकास होगा, क्योंकि जब हम अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक पूंजी लागत लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हमारा अर्थव्यवस्था उत्तरोत्तर बढ़ेगा। हेलो दोस्तों,
अभी हमने आपको विकासशील अर्थव्यवस्था के मुख्य विशेषताओं के बारे में बताया। अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसके महत्वपूर्ण समस्याएं क्या हैं। व्हाट आर द मेजर इशूज दैट इंडियन इकोनॉमी कन्फ्रंट्स। तो इसके लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो है लो पर कैपिटा इनकम। जो हमने कहा था अभी आपको, जो निम्न जो पर कैपिटा इनकम है, जो अगर विकासशील देशों की तुलना आप करें तो उसमें आप पाते हैं कि हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति जो आय है वो अभी भी बहुत कम है। अगर आप अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय से तुलना करेंगे तो एक्सचेंज रेट के हिसाब से ये लगभग 35 गुना कम है। अगर पीपीपी के माध्यम से जो परचेजिंग पावर पैरिटी जो मैंने बताया, अगर उसके हिसाब से अगर आप तुलना करेंगे तो हिंदुस्तान का जो पर कैपिटा इनकम है वो $5,640 प्रति व्यक्ति की आमदनी है, और अगर अमेरिका से तुलना करेंगे तो वो 10 गुना नीचे है। मैंने 10 टाइम्स अमेरिका का जो पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा है। तो जो लो पर कैपिटा इनकम है इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये बढ़ेगा कैसे? जब हम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट लोगों को देंगे, जब हमारे देश से अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, बेरोजगारी की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और इसके लिए हमें जो पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन जो इंडिया में हो रहा है, हिंदुस्तान में जो जनसंख्या का विस्फोट हो गया है पिछले 30-40 साल 50 साल में, अगर आप 1921 की जनगणना को देखें, जैसे जिसको मैंने ग्रेट डिवाइड कहा था, तो उस समय में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों बराबर था, तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा था। अगर हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था तो आपको आश्चर्य होगा कि उस समय में हमारे देश की जो आबादी थी वो 36 करोड़ थी। अभी ये आबादी 130 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश की आबादी बढ़ती जा रही है, और 5-10 साल के अंदर में हम वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश बन जाएंगे और चाइना को भी सरपास कर देंगे। तो सभी बिंदु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर पॉपुलेशन बेतहाशा बढ़ेगा तो आपके पास भी इतनी पूंजी नहीं है कि आप सबको एम्प्लॉयमेंट दे सकेंगे, सबको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट दे सकेंगे, सबके जो जीवन स्तर है उसको बढ़ाने का प्रयास कर सकेंगे। तो लो पर कैपिटा इनकम जो है उसको बढ़ाना जरूरी है। उसी से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब जीवन का स्तर निर्धारित होता है। इसके बाद में हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं कि हमारे देश में अभी भी जो बिलो पॉवर्टी लाइन, माने गरीबी रेखा से निचले स्तर पर रहने वाले की संख्या अभी बहुत ज़्यादा है। हालांकि हिंदुस्तान की सरकार ने पिछले 70 साल में इस गरीबी को मिटाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन चूंकि जिस रफ्तार से आबादी बढ़ती गई तो उसके कारण से अभी भी हिंदुस्तान में गरीबों की संख्या, मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनकी संख्या लगभग 22%। इसको कम करने की जरूरत है। इसके 2 फैक्टर हैं। पहला कि इससे अमन शांति चैन मिलेगा। अगर बहुत सारे लोग भूखमरी के शिकार होंगे, खाना नहीं खा पाएंगे, तो वो कानून और व्यवस्था की स्थिति निर्मित कर सकते हैं। दूसरा कि जो हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो भी प्रभावित होगा। एक भूखे नंगे आदमी ह्यूमन कैपिटल नहीं बन सकता है, वो समाज के लिए एक एसेट नहीं बन सकता है। तो गरीबी रेखा से नीचे लाना बहुत जरूरी है। गरीबी रेखा में अभी भी हिंदुस्तान के 22% लोग हैं, और इसका गरीबी का निर्धारण क्या किया उन्होंने कि जिस व्यक्ति को प्रतिदिन 2400 कैलोरी, उससे अगर 2400 कैलोरी से कम मिलता है तो वो गरीबी रेखा के नीचे है, और शहरों में अगर 2100 कैलोरी से कम मिलता है तो वो गरीब है। तो
जो गरीबों की जो संख्या है उनको ऊपर ऊंचा उठाना, उनके जीवन स्तर को बेहतर करना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है हम सभी का। और इसको जितना जल्दी देश में गरीबी खत्म हो जाए उतना ही देश के विकास के लिए, उसके संवर्धन के लिए, उसके आर्थिक ताकत बनने के लिए, उसको विश्व के रंग मंच पर अपनी ताकत को इजहार करने के लिए जरूरी है। क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा कंट्री है। हिंदुस्तान नेपाल नहीं है, भूटान नहीं है, उसको विश्व के रंगमंच पर भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। 17% आबादी है, पूरे विश्व की आबादी का 17% आबादी लेकर के हिंदुस्तान बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो गरीबी रेखा है उसको कम करने की आवश्यकता है और इसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी शुरू किया हुआ है। अगर रोड कंस्ट्रक्शन के काम, भवन निर्माण के काम, जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि फ्रंटियर इंडस्ट्रीज, इसको कि मैं बाद के लेक्चर में बताऊंगा आपको, कि जैसे कि डिफेंस है, जैसे हैवी इंडस्ट्रीज हैं, इसमें तो हाई टेक्नोलॉजी का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता है। अगर आपको डिफेंस के मामले में या हाई टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर होना होगा, अगर आत्मनिर्भर होना चाहते हैं तो आपको हाई और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की जरूरत है। या वो देश में आप विकास करें, उसमें R&D पर, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर लेबर इंटेंसिव उद्योग की भी जरूरत है, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को, लोगों को उसमें खपत किया जा सके। जैसे खेती के मामले में कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन एग्रीकल्चर जैसे हम कह रहे हैं, तो कॉटन के पैदावार में या ईख के पैदावार में, जिसको शुगर केन एग्रीकल्चर कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लेबर की जरूरत होती है। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खड़ा करने की जरूरत है, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिल सके और उनके आर्थिक स्थिति में इजाफा हो सके, बेहतर हो सके। एक जो अभी के जो हमने लेक्चर बताया, उसमें हमने क्या बताया कि जो आर्थिक जो खाई है वो बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान में निचले पायदान के जो 20% लोग हैं, उनकी जो जीवन स्तर है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। वो बीमारी से के शिकार हैं, उनको ठीक ढंग से खाना नहीं मिलता, उनके बच्चे ठीक ढंग से पढ़ लिख नहीं पाते हैं, तो उस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद हम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन इफिशिएंसी। जैसा कि दोस्तों हमने अभी तक आपको बताया कि अभी भी जो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो विकसित देशों के अपेक्षा बहुत कम है, उसमें सुधार की जरूरत है। हमने गेहूं के उत्पादन में हरित क्रांति के माध्यम से देश आत्मनिर्भर हो गया है, चावल में भी देश आत्मनिर्भर हो गया है। आप हमारे इसके बारे में, आप ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में जरूर पूर्व के वीडियो देखें, उसमें हमने सारे आंकड़े दिए हुए हैं। लेकिन जो दलहन का उत्पादन है, जो तिलहन का उत्पादन है, उसमें हमारी उत्पादकता एकदम नहीं बढ़ी, स्टेगनेंट है। इवन गेहूं के उत्पादकता में हम विश्व के जो विकसित देश हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, यूके या ब्रिटेन, उसमें भी हम कम हैं। अमेरिका से भी हमारी उत्पादकता बहुत कम है। चावल की उत्पादकता भी हमारे यहाँ बहुत कम है। तो उस उत्पादकता को बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए हमें नए हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, माने बीजों के उन्नत किस्म, पेस्टिसाइड कीटनाशक दवा जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड और फर्टिलाइजर्स, खाद। और फर्टिलाइजर्स में क्या क्या आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। हम
दुनिया के नंबर दूसरे कंट्री हैं जो सबसे ज़्यादा खाद का खपत करते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस के उत्पादन में हमारा तीसरा स्थान है विश्व में, लेकिन पोटास में अभी भी हम निर्भर नहीं हैं, आत्मनिर्भर नहीं है, हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है, उसमें सुधार की जरूरत है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी जो विसंगतियां हैं, खास करके जो आर्थिक क्षेत्र में जो विसंगतियां हैं उसको दूर करने का हमें प्रयास करना होगा। हमारा एक और विसंगतियां हो गई हैं, वो क्या है? वेज गुड्स सेक्टर और हैवी गुड्स सेक्टर, कैपिटल गुड्स सेक्टर, ये दोनों में इम्बैलेंस हो गया, असंतुलन हो गया है, और जिसके कारण से जो वेज गुड्स सेक्टर, जिसको कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं, जो रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग होते हैं, खाने पीने में उपयोग होते हैं, उसमें भी इम्बैलेंस असंतुलन की स्थिति आ गई है, और जिसके कारण से जो फूड आइटम्स हैं उसमें उसका रेट बढ़ रहा है, उसके कॉस्ट बढ़ रहे हैं, लोगों के पहुंच से बाहर हो रहे हैं, दाल थाली में नहीं जा पा रहे हैं, तो उसको भी करेक्शन करने की जरूरत है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान में जो निचले पौधान से 51% जो लोग हैं वो उनके पास में सिर्फ 10% एसेट है, और हिंदुस्तान के जो 9.6% लोग हैं ऊपर के, जिनके पास में 2.5 लाख और उससे ऊपर की पूंजी है, वो उनका जो टोटल एसेट्स है वो हिंदुस्तान में 68% से ज़्यादा है। तो ये जो आर्थिक जो विकृतियां जो हिंदुस्तान में उत्पन्न हो गया है, जो करीब 100-125 साल और अंग्रेजों के समय से शुरू हुआ था विकृतियां, और आज़ादी के बाद से भी ये ऊंच नीच की खाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसको भी पाटने की ज़रूरत है। हमारा संविधान इसके बारे में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है। उन्होंने नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 39, जैसे मैंने बताया 39 के बी और सी में स्टेट को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि किसी प्रकार से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, माने पूंजी का कंसंट्रेशन, माने जमा, क्या बोलेंगे हिंदी में, नहीं होना चाहिए। जो गैप है रिच और पुअर में, उसको खत्म करने के लिए स्टेट को निर्देशित कर रहा है। सरकार ने प्रयास भी बहुत किए लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाए। तो इस गैप को कम करने की जरूरत है ताकि हर एक व्यक्ति को यह लगे कि यह उसका देश और वो इस देश का नागरिक है, और तभी यह देश आगे बढ़ पाएगा। हर व्यक्ति में यह तमन्ना उत्पन्न होगा कि वो देश के लिए कुछ कर गुजरे। हिंदुस्तान के गुलाम होने का क्या कारण था? एक ही कारण था, और वो कारण क्या था कि 94% जनता को कोई लेना देना नहीं था कि सरकार कैसे चल रही है, किसकी सरकार चल रही है, कौन राजा बना, विदेशी बना कि स्वदेशी बना, उन्हें कोई लेना देना नहीं था। और छोटे से गुट के आक्रमणकारी यहाँ पर आकर के इतने विशाल भूभाग को उन्होंने कब्जा कर लेते थे। उसका कारण क्या था कि हिंदुस्तान के 94% जनता को कोई लेना देना नहीं होता। और जैसे आप रामचरितमानस में तुलसीदास का वो वाक्य जो उन्होंने मंथरा के मुंह से कहवाया है कि कोई नृप होए हमें क्या हानि, और छेड़ी छाब की होए रानी, मतलब कोई भी राजा उसे मुझे क्या लेना देना है, मैं तो मेड सर्वेंट हूं और मेड सर्वेंट रहूंगी। तो हिंदुस्तान में एक ऐसे व्यवस्था करना होगा, जो हम कर रहे हैं, कोशिश प्रयास जारी है, जिसमें कि निचले तबके के व्यक्ति और ऊपर तबके के व्यक्ति सबको ये महसूस हो कि वो देश उसका है, और सबको उन्नति करने का, आर्थिक शैक्षणिक उन्नति करने का बराबर का अवसर मिले। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो या मेरा लेक्चर